हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2020। दोस्तों, आपको पता होगा कि आज हमारा देश 74वां यानी कि 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। एक ऐसे वातावरण में ये सेलिब्रेशन हो रहा है जो किसी भी हाल में जश्न जैसा नहीं लग रहा है। लेकिन आपको ये मालूम होगा कि कभी कभी हमें इतिहास में भी ऐसे क्षण देखने को मिले हैं कि जब हमारे जश्न पर किसी दूसरे प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक जो व्यवस्था है वो हावी रहती है, और शायद ये हमारे दौर का सबसे बड़ा सबक हमको मिल रहा है। दोस्तों, वर्तमान में हमारा देश विशेषकर पिछले एक महीने से कोरोना की भारी चपेट में आ गया है, और इसे देखते हुए हमारे देश की जो सरकारें हैं, स्पेशली राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने भी कोरोना से निपटने के लिए और इस जश्न को शांतिपूर्वक और बिना किसी दुर्घटना या बिना किसी स्वास्थ्य संकट के निपटाने हेतु कई सारी गाइडलाइंस जारी की होंगी, और उन्हीं जारी की गई गाइडलाइंस के भीतर हमारा देश आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। दोस्तों, आपको ये जानकर बेहद हर्ष होगा कि भारत जब 1947 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन से आजाद हुआ, तो उस समय भारत एक ऐसे विखंडित, विभाजित, र्यून्ड, मर्डर्ड कंट्री के रूप में छोड़ा गया था जिसमें किसी भी प्रकार से कोई भी चीज सकारात्मक नहीं थी। आपने इतिहास विषय के अध्ययन के दौरान ये देखा होगा कि कई सारे ब्रिटिश इतिहासकार इस बात का क्लेम करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, रेलवेज दिए, डाकतार दी, सेवाएं, संचार सेवाएं दी। लेकिन आपको ये जानना बेहद आवश्यक है कि ये सब उन्होंने भारत को नहीं दिया, बल्कि अपने उपनिवेश को बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ भारत के कोने कोने में फैली अमूल्य प्राकृतिक संपदाओं, निधियों को ड्रेन करने के लिए उन्होंने ये जाल बिछाया था। ये भी बेहद जरूरी है यहां पर समझ लेना कि जब वो हमारे देश में आए थे तो एक व्यापारी की हैसियत से आए थे, ट्रेड की हैसियत से आए थे, और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश में ट्रेड करने तभी जाता है जब वो अपने घरेलू देश में आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा होता है और उस देश की तरफ रुख करता है जो उससे कहीं ज्यादा संपन्न और कहीं ज्यादा आर्थिक संभावनाओं वाला, समृद्धियों वाला देश हो। और भारत के साथ भी यही हुआ। जब भारत में विदेशी आक्रांता आने शुरू हुए, स्पेशली आधुनिक भारत के इतिहास की हम बात करें तो पुर्तगीजों के क्रम से ये वेस्टर्न लोगों का आना शुरू हुआ, और हमारे देश भारत में पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये सारी शक्तियां व्यापार ही करने की हैसियत से आई थी। लेकिन इन सभी शक्तियों में जो शक्ति भारत को लंबे समय तक अपने नियंत्रण में रखी, भारत पर हुकूमत किया, शासन किया, वो अंग्रेज थे। और अंग्रेजों ने जब भारत में अपने व्यापार या यूं कहें कि उपनिवेश की प्रक्रिया शुरू की थी, तो उस समय भारत बहुत शक्तिशाली, समृद्ध देशों में से था। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरत होगी कि जिस समय अर्ली 17वीं सेंचुरी में अंग्रेजों ने भारत में अपनी व्यापारिक कंपनियां या कोठियां स्थापित करनी प्रारंभ की थी,
उस समय भारत में एक ऐसी शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता थी जिसके नेतृत्व में भारत न सिर्फ आर्थिक रूप से समृद्ध था बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से भी समृद्ध था। यद्यपि यहां पर यह कहना आवश्यक होगा कि भारत में कुछ विशेष क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रीय ताकतें स्वायत्त हो रही थीं, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के आने के समय भारत में एक केंद्रीय सत्ता थी और वह एक मजबूत स्थिति में थी। उसके बाद अंग्रेजों ने हमारे देश में अलग अलग चरणों में अलग अलग कार्यों को संपादित करते हुए अंततः व्यापार, उपनिवेश, साम्राज्य और फिर इस पर नियंत्रण, इस चरण में हमारे देश को उन्होंने अपने अधीन कर लिया। दोस्तों, कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि 1857 का जो विप्लव था, जो विद्रोह था, जो क्रांति थी, वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत है। और इस पर बहुत सारे इतिहासकार एक मत भी हैं। ऐसा माना जाता है कि वो हमारी पहली क्रांतिकारी अभिव्यक्ति थी जिसमें भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग शामिल था। और ये भी देखने में आता है कि लगभग 2-3 को छोड़ करके लगभग सभी वर्गों का कमोवेश प्रतिनिधित्व भी था। इस आंदोलन के बाद भारत में धीरे धीरे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक जागरूकता का वातावरण बनने लगा और कांग्रेस की स्थापना होने के बाद 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद भारत के आजादी की लड़ाई एक सांगठनिक रूप में सामने आनी प्रारंभ हो गई। दोस्तों, आप जानते हैं भारत की आजादी का जो लड़ाई है उसमें कई अहम पड़ाव हैं और कई अहम विचारधाराओं का योगदान है। सन 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद होगा। उस घटना के बाद भारत में स्पष्ट रूप से आजादी की दो विचारधाराएं, आजादी के आंदोलन की दो विचारधाराएं देखी जा सकती हैं। पहली विचारधारा वो थी जो क्रांति के रास्ते से, जो शक्ति के रास्ते से, जो प्रतिरोध के रास्ते से, जो प्रत्यक्ष कार्रवाई के रास्ते से अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए पक्षधर थी, जिसमें हमारे क्रांतिकारियों का नाम आता है सरदार भगत सिंह, अशफाक, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह जैसे बड़े नाम। एक वो विचारधारा थी जो कांग्रेस के नेतृत्व में, विशेषकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में घोषणाओं, प्रस्तावों, निवेदनों, वार्ताओं यानी अहिंसक तरीके से आजादी को प्राप्त करने की पक्षधर थी। जाहिर है दोनों के रास्ते अलग थे लेकिन मंजिल एक थी। दोनों विचारधाराओं के संघर्ष के बाद हमारा देश अंततः 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। जाहिर है यह आजादी बहुत बड़े बलिदान, बहुत बड़े संघर्षों का परिणाम थी और ये एक ऐसी अनवरत यात्रा है जो आज भी हमारे देश में संचालित है, संचरित है। आप जानते हैं हमारा देश 1947 में अंग्रेजों से आजाद हुआ, लेकिन और भी कई सारे लक्ष्य जो आजादी से थे वो अभी भी पूरे होने बाकी हैं। जैसे गरीबी से आजादी, भुखमरी से आजादी, यौन शोषण से आजादी, महिला असुरक्षा से आजादी, इन सभी भ्रष्टाचार से आजादी, ये सभी लड़ाइयां अभी भी जारी हैं और इनके उत्तर अभी भी पूरे तरीके से हम प्राप्त नहीं कर सके। खैर, अभी हम इस पर बाद में आएंगे। आइए पहले समझ लेते हैं कि जब हम आजाद हुए तो उस समय हमारी स्थिति क्या थी। दोस्तों, जब हमारी आजादी हमको प्राप्त हुई उसी समय अंग्रेजों की कुत्सित चालों ने और हमारे देश के जो उस समय के नेतृत्वकर्ता थे, उन लोगों के कुछ ऐसे कार्य हुए जिनकी वजह से
हमारे देश को 15 अगस्त 1947 की आज़ादी तो मिल गई, किंतु उसी समय हमारे देश के दो टुकड़े हो गए। हम विभाजन के कारणों की आज समीक्षा नहीं करेंगे, सिर्फ इतना समझने की कोशिश करेंगे कि उस विभाजन पर कोई एक कारण तारी नहीं था, कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसके बहुत सारे आयाम हैं। तो 1947 का जश्न इसलिए भी हमारे देश में फीका रहा क्योंकि हमारा देश दो भूक्षेत्रों में बढ़ चुका था, दो अलग अलग देशों में बढ़ चुका था। इस दौरान भयंकर दंगे हो रहे थे। आपको मालूम होगा, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आपने बहुत सारे इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा। और ये सवाल भी आता है कि कौन सा ऐसा नेता था जो आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हुआ। तो आपको नाम याद होगा, महात्मा गांधी थे। और वो इसलिए आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हो सके क्योंकि उस समय वेस्ट बंगाल और असम में दंगे भड़क रहे थे और वो नोआखली क्षेत्र में दंगों को रोकने के लिए वहां पर उपलब्ध थे। दोस्तों, इन सारे संघर्षों के बाद जब हमको आज़ादी मिली तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और उनके नेतृत्व में अगले 14 वर्षों तक भारत में ऐसी बहुत सारी मूल सिद्धांतों और संस्कृतियों की कार्यशैलियों की स्थापना हुई जो आज भी हमारे देश के लिए न सिर्फ एक धरोहर है बल्कि एक प्रेरणा है। सबसे पहली जो चीज नोटिस करने वाली है वो है एक सफल लोकतंत्र की स्थापना और उसका बीजारोपण। आपको मालूम होगा कि हमारे ही देश के साथ पाकिस्तान यानी हमारा पड़ोसी देश भी आजाद हुआ, लेकिन आज भी वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो पाई है और वहां पर कई सारी आंतरिक और बाह्य समस्याएं विद्यमान है। लेकिन हमारे देश में एक सफल लोकतंत्र इसलिए ही कायम हो सका क्योंकि हमारे देश में जिन लोगों ने आजादी के बाद सत्ता संभाली उनमें इस देश को अक्षुण्ण रखने, इस देश में भाईचारे, एकता और शांति की स्थापना करने और विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की संकल्प था, एक मादा था। इसके बाद अलग अलग सरकारों द्वारा भारत को समृद्ध किया गया और वर्तमान में भारत उस स्थिति में आ खड़ा हुआ है जो न सिर्फ सभी मामलों में आत्मनिर्भर है बल्कि कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें भारत दुनिया के बहुत सारे देशों को सहयोग और सहायता प्रदान कर रहा है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए कि हम आज कहां पहुंचे, कितनी यात्रा हमारी कामयाब रही, इसके लिए 2-3 बिंदुओं को जब हम आजाद हुए थे तब देखना आवश्यक होगा। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश की लिटरेसी 20% से भी कम थी। जीवन प्रत्याशा 27 वर्ष के आसपास थी। जीडीपी ग्रोथ रेट 1% से भी कम था और जो भूभाग हमें मिला था, जो भूक्षेत्र हमें मिला था, उसमें बहुत सारी समस्याएं थी। मानवीय समस्याओं से लेकर के प्राकृतिक और हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको प्रबंधित करने से लेकर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको स्थापित करने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सभी चुनौतियों से पार पाते हुए हमारा देश वर्तमान में आज उस स्थिति में आ खड़ा हुआ है जहां से ये एक लंबी छलांग भरने में और वैश्विक नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहा है। ये समझने के लिए कि आज हम कितने शक्तिशाली हुए, मैं चाहता हूं कि आप कुछ आंकड़ों के साथ इस बात को समझें। ये आंकड़े आपके परीक्षा में भी उपयोगी होंगे और साथ ही साथ इससे आपको एक क्लियर विजन मिलेगा, एक क्लियर समझ आपके अंदर पहुंचेगी कि हम आज कहां पर खड़े हैं। दोस्तों, जब हमारा देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है तो अगर हम उसके 10 महत्वपूर्ण उपलब्धियों की बात करें तो उसकी पहली उपलब्धि है शिक्षा और डिजिटल इंडिया। स्वतंत्रता के बाद से भारत अपने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है। भारत की वर्तमान साक्षरता दर 74.4% है, जबकि आजादी के समय यह 20% से भी कम थी। स्वतंत्रता के समय यह मात्र 12% थी।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 82.14% और महिलाओं की साक्षरता 65.46% है। हमारे देश में हरित क्रांति आई, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई। अपने दम पर अंतरिक्ष कार्यक्रमों में हमने सफलता अर्जित की, महामारियों का उन्मूलन किया और आईटी क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। दोस्तों दूसरी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि गिनाए जाने योग्य है वो ये है कि भारतीय इतिहास में महिलाओं की शक्ति। महिला राजनीतिज्ञों की सबसे अधिक संख्या भारत में है और यह दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसकी प्रमुख एक महिला रही, श्रीमती इंदिरा गांधी। यहाँ की पंचायतों में सबसे अधिक महिलाएं भी निर्वाचित हुईं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और नेता विपक्ष समेत भारत में महिलाओं ने कई उच्च सरकारी पदों पर काम किया। 5 प्रमुख राज्यों में महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और वर्तमान में भी 2 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, तीसरी उपलब्धि जो गिनाने योग्य है वो ये है, स्वतंत्रता के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव हुए। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति भारत बना। औपनिवेशिक शासनकाल से अब तक भारत की अर्थव्यवस्था 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 57 लाख करोड़ रुपए हो गई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी $400 बिलियन की ओर है। इसके साथ ही साथ सड़कों, बंदरगाहों का निर्माण करवाकर एवं खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनकर देश ने अर्थव्यवस्था को विकास के उच्च मार्ग पर लाने की दिशा में प्रगति की है। चौथी उपलब्धि हमारी मतदान का अधिकार है। आप जानते हैं, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसे अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही अपने प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार दिया। आपको मालूम होगा कि अमेरिका में स्वतंत्रता के 150 वर्षों के बाद आज भी नागरिकों को निर्धारित मानदंडों के आधार पर मतदान करने का अधिकार है। भारत में स्वतंत्रता के तुरंत बाद जब 560 रियासतों ने भारत संघ के अधीन आना स्वीकार किया तो दुनिया का सबसे बड़ा विलय और अधिग्रहण हुआ। आश्चर्य बात यह है कि इस विलय और अधिग्रहण की घटना में एक भी बूंद खून नहीं बहा, ना कोई गोलीबारी हुई और ना किसी तरीके की कोई हिंसक क्रांति हुई, बल्कि विलय का पूरा काम बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हो गया। 5वीं जो इंपॉर्टेंट बात है उपलब्धि के स्तर पे वो ये है, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के विविध कार्यक्रम। रक्षा तकनीकी और अंतरिक्ष तकनीकी पर करीब करीब शून्य आत्मनिर्भरता के बावजूद आज हम इस क्षेत्र के सबसे उन्नत राष्ट्रों में से एक हैं। वर्ष 1975 में भारत ने सबसे पहले अंतरिक्ष उपग्रह का डिजाइन तैयार किया था। इस उपग्रह का नाम भारत ने महान भारतीय ज्योतिषाचार्य और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश और अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला देश बन चुका है। भारत के पास चंद्रयान जैसी भी उपलब्धियां हैं। साथ ही साथ घरेलू संचार के लिए उपग्रह विकसित करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इन सभी कार्यों का श्रेय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो को जाता है। अगली उपलब्धि जो भारत की है वो ये है कि उत्पादन के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत कई क्षेत्रों में वर्तमान में आत्मनिर्भर है। सबसे सस्ती दरों पर टेलीफोन प्रदान करने वाला भारत एकमात्र देश है। इसी देश में दूरसंचार का बाजार सबसे तेजी से बढ़ा है। भारत सबसे कम लागत में सुपर कंप्यूटर तक तैयार कर चुका है। सबसे कम कीमत पर नैनो कार बनाई जा चुकी है। विश्व का सबसे बड़ा दोपहिया वाहनों का उत्पादक हमारा देश बन चुका है। हमारे देश में दूध और मक्खन का भी उत्पादन बहुत ऊंचे स्तर पर है। अगली उपलब्धि जो भारत की है वो ये है कि भारत रेल नेटवर्क में बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच चुका है। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत को पुराना रेल नेटवर्क विरासत में मिला। स्वतंत्रता के समय 32 लाइनें समेत कुल 42 अलग अलग रेलवे प्रणालियां थीं, जिसके मालिक भूतपूर्व भारतीय रियासतों के प्रमुख थे। ये लाइनें करीब 33,000 किलोमीटर की थीं। वर्ष 1951 में इनका राष्ट्रीयकरण किया गया और अब भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। इसमें 68,312 किलोमीटर मार्ग पर 1,15,000 किलोमीटर का ट्रैक और 7,112 स्टेशन हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय रेलवे रोजाना 23 मिलियन यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर
लाने ले जाने का काम करती है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और भारत के पहाड़ी रेलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया है। अगली विशेषता जो भारत की है वो ये है कि भारतीय सशस्त्र बल बहुत ऊंची और उन्नत स्थिति में है। दुनिया में आज भारत 4 बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है और इसके पास दुनिया के अत्याधुनिक मिसाइल हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में राफेल विमान भारतीय सेना में शामिल हुआ है और इसके आने के बाद से भारतीय सेना में एक मजबूती की स्थिति बन गई है। अगली और आखिरी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे इस लेक्चर की है वो ये है कि वर्ष 2015 में सालाना 25 से 40 मिलियन यात्री श्रेणी में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया। इसके अलावा प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में मध्य एशिया भारत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा और मध्य एशिया भारत में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ का भी खिताब मिला। यहाँ तक कि भारत की मिड डे मील योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल भोजन कार्यक्रम है। हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम दुनिया में सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम इस बात पर विचार करें कि आज भारत की इन उपलब्धियों के बाद चुनौतियां कौन कौन सी हैं, तो कुछ चुनौतियां भारत की आज़ादी के साथ ही आज तक कायम हैं, जिसमें 3 बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती है। पहली गरीबी, दूसरी भुखमरी, तीसरी सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरण। इसके अलावा बदलती परिस्थितियों में भारत में जो अभी महत्वपूर्ण चुनौतियां सामने आई हैं उसमें साइबर अपराधों को रोकने, राष्ट्र की एकता और अखंडता को और मजबूत करने, बेरोजगारी के संकट को समाधान करने, सामाजिक सुरक्षा के जो प्रयास हैं, जो नीतियां हैं उन्हें और अच्छा करने, आर्थिक विकास की जो गति है उनको तेज करने जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियां विद्यमान हैं। अब इन चुनौतियों और इन विकास यात्रा के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि आज़ादी के बाद हम अपनी यात्रा में सफल तो हैं, लेकिन हमें जहां होना चाहिए था अभी वहां पहुंचना बाकी है। तो क्या हम ये माने कि अभी हमारे देश में आज़ादी के सभी जो संदर्भ हैं उन्हें प्राप्त किया जाना शेष है, या हम ये माने कि आज़ादी के ज़्यादातर लक्ष्य प्राप्त हो सकें? दोस्तों, एक गतिशील समाज में हमेशा ये चीज़ रहती है कि किसी न किसी प्रकार की चुनौतियां और समस्याएं जन्म लेती रहती हैं। इसका ये मतलब हुआ कि समकालीन चुनौतियों और परिस्थितियों में हम किस तरीके से अपनी विरासत को संभालते हैं और आज़ादी के मूल्यों को वर्तमान संदर्भों में, वर्तमान परिस्थितियों में स्थापित करते हैं, ये सबसे बड़ी हमारी ज़रूरत है। आज ये तय करने का भी दिन है कि आज़ादी किन प्रयासों, बलिदानों का नतीजा थी और उनके उद्देश्य और लक्ष्य क्या थे। दोस्तों, ये इसलिए भी रिकॉल किया जाना जरूरी है कि हमारे देश में अगर हमको अपने मूल्यों, अपने विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमको एक ऊंचे संस्कार और ऊंचे आदर्शों को भी अपनाना आवश्यक होगा। और ये आज़ादी के आंदोलन के नेताओं, उनके उस समय के हुए आंदोलनों से हम सीख सकते हैं और उनसे अक्षय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और सतत रूप से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। आज का ये लेक्चर अब हमको समाप्त करना है और समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसी कविता पढ़ना चाहता हूँ जो हमारी उम्मीद की कविता है। हमारे देश में हम किस प्रकार से, कैसा भारत चाहते हैं, इसके बारे में एक पोयम मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। दोस्तों, ये पोयम साहिर लुधियानवी ने लिखी है और ये पोयम ऐसी सभी उम्मीदों की एक कहानी कहती है जो हर एक नागरिक के ख्वाबों का हिस्सा है।
और इसकी शुरुआत से ही जो लाइनें आपको मिलेंगी वो उम्मीद, आशा और दिलाशा और विश्वास, ख्वाब सभी चीज़ों को समेटे हुए हैं। वो सुबह कभी तो आएगी। उन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब मीरा झूम के नाचेगी, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर जग में हम सब मर मर के जीते हैं, जिस सुबह की अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी फाकी रूहों को एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में तोली न जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। दौलत के लिए जब औरत की इस्मत को न बेचा जाएगा, चाहत को न कुचला जाएगा, गैरत को न बेचा जाएगा, अपने काले करतूतों पर जब ये दुनिया शर्माएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख के और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो बुत आखिर दौलत की इजरादारी के, जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों की धूल न भाकेगा, मासूम लड़कपन जब गंदी गलियों में भीख न मांगेगा, हक मांगने वालों को जिस दिन सूली न चढ़ाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। फाकों की चिताओं पर जिस दिन इंसान जलाए जाएंगे, सीने के दहकते दोजख में अरमान जलाए जाएंगे, ये नरक से भी गंदी दुनिया जब स्वर्ग बनाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इस उम्मीद में कि हमारा देश एक दिन उस स्थिति को अवश्य प्राप्त कर लेगा जिसमें किसी भी प्रकार की ऐसी न घटनाएं होंगी, न सोच होगी, न विचारधारा होगी जो हमें तोड़े, जो हमें विभाजित करे, जो हमें विखंडित करे, जो हमें किसी भी असुरक्षा की ओर ले जाए। आपको एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की बेहद दिली मुबारकबाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जश्न मनाइए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, साथ ही साथ अपने कर्तव्यों और अपने कामों से आज़ादी के जो लक्ष्य हैं, जो मूल्य हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए सतत रूप से आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमसे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।